नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और कुंडली विश्लेषण लेके आए हैं। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक और युवा नेता की जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं वो श्री वरुण गांधी की कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। विश्लेषण करने से पहले मैं फिर से बता दूं आप सबको कि मेरा राजकारण से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी विश्लेषण कर रहा हूं ये कुंडली में ग्रह नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। दूसरी महत्व की बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना रह जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम समय न खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। वरुण गांधी की कुंडली का जो विश्लेषण करने से पहले उनकी बर्थ डिटेल देख लेते हैं। उनका बर्थ डिटेल कुछ इस प्रकार है। 13 मार्च 1980, बर्थ टाइम रात को 10:02 और प्लेस न्यू दिल्ली। ये डिटेल के मुताबिक उनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है। ये कुछ इस तरह आप देख सकते हैं और उसमें ग्रह भी कुछ इस तरह से स्थापित है। तो ये तुला लग्न की जो कुंडली है, इस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा 22-25 मिनट का हो जाए, आप पूरा देखिए तभी आनंद आएगा। और जो हम पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धर्म कर्माधिपति योग है, फिर उनके राज सत्ता और राज परिवार उनको कैसे प्राप्त हुआ ये देखेंगे। फिर उनको जो अभी तक मंत्री पद नहीं मिला है, तो आने वाले समय में उनको जो मंत्री पद मिलेगा तो वो कौन से मिनिस्टर बन सकते हैं, किस विभाग का मंत्री पद उनको मिलने की संभावना है, ये देख सकते हैं। उसके साथ उनको बहुत ही छोटी उम्र में पिता का साथ छूट गया, तो ये क्यों हो गया, ये सब हम देख सकते हैं। वो जनता के नायक क्यों हैं, लोक जनमानस में उनकी लोक चाहना इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रही इनकी वरुण गांधी की कुंडली। सबसे पहले मैंने कहा था इसमें हम धर्म कर्माधिपति योग देखेंगे। धर्म कर्माधिपति योग में जो केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हम ज़्यादातर देखते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में सबसे पहले सबको ही जानते हैं कि शनि जो है वो योग कारक बन जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। और शनि जो है वो 12th हाउस में 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। ये दोनों ही केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी अकेला शनि है। ये अकेला ही धर्म कर्माधिपति योग बना सकता है, लेकिन वो 12वें भाव में है। लेकिन गौर से देखिए तो कुंडली में शनि और बुध पंचम भाव में, बुध है कुंभ राशि में और शनि जो है कन्या राशि में। बुध और शनि का राशि परिवर्तन हो गया है। और उसके साथ पंचम भाव में सूर्य भी है, राज सत्ता कारक, और उस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ती है। 11वें भाव से गुरु की दृष्टि भी पड़ती है। तो इस तरह से इनकी कुंडली में ये धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है। अब इनका जो बात करेंगे हम, जो दूसरा भाव जो राजकीय परिवार, ऐसा परिवार में जन्म क्यों हुआ कि जो राज सत्ता से जुड़ा हुआ है,
तो कुंडली में दूसरे भाव जो परिवार का होता है उसके कारक 2 ग्रह माने गए हैं, बुध और गुरु। तो एक तो कुंडली में स्पष्ट है बुध और गुरु आमने सामने है, दोनों एक दृष्टि से दृष्टि संबंध से जुड़े हुए हैं सीधा। दूसरी बात यह है कि दोनों ही सूर्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। राज सत्ता का कारक जो सूर्य है, बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है और गुरु की सूर्य पर दृष्टि है, तो ये भी हो गया। और जो दूसरे भाव का स्वामी है मंगल, वो भी बुध गुरु से दृष्टि संबंध से जुड़ा हुआ है और सूर्य जो राज सत्ता का कारक है उसके साथ भी दृष्टि संबंध से जुड़ा हुआ है और उसकी खुद की भी दूसरे भाव, स्वयं की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है, अपने भाव पर। तो यहां से भी स्पष्ट होता है कि राज की सत्ता से लेन देन परिवार में उनका जन्म हुआ है। अब दूसरे भाव से हम वाणी भी देखते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल जो है वो गुरु और राहु के साथ है 11वें भाव में और तीनों ही मघा नक्षत्र में है और उस पर सूर्य की दृष्टि भी है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि मघा नक्षत्र वाले एक स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, किसी भी प्रकार का डर रखे बिना वो बात करते हैं और अपना वक्तव्य व्यक्त करते हैं। सच बोलने के वो आग्रही होते हैं, किसी के डरे बिना। और दूसरी एक बात है कि वो ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी जमीनी सच्चाई की बात वो करते हैं, हवा में बातें नहीं करते। यही बात में दूसरा और तीसरा भाव एक ही साथ हो गया, क्योंकि तीसरा कम्युनिकेशन का है, संवाद का। तो तीसरा भाव का स्वामी गुरु भी साथ में ही है। तो ये सब बातें तीसरे भाव में भी लागू पड़ते हैं कि वो जमीनी सच्चाई की बात करते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं, लोगों को सच बताते हैं, सच समझाते हैं और सच प्रवचन देते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं। ये इनका एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि सब इकट्ठा ही है। गुरु भी तीसरे भाव का स्वामी भी दूसरे भाव के साथ ही है और सूर्य के साथ कनेक्टेड है। तो ये उनका हो गया। अब हम देखते हैं चतुर्थ भाव। जो चतुर्थ भाव से हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक माता और एक आम जनता। तो चतुर्थ भाव में चंद्र मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में है, बहुत ही शुभ है। वो वहाँ पे बहुत ही दिग्बली हो जाता है। तो और श्रवण का अर्थ ही होता है सुनना और सुनाना। तो ये जनता की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और जनता को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं या सुनाते हैं। अपनी बात जो है वो जनता को सुनाते हैं, जनता की बात अच्छे से वो सुनते हैं। और माता का कारक भी चंद्र है और माता का जो भाव है चतुर्थ भाव, वहाँ चंद्र दिग्बली होकर बैठा हुआ है। तो माता का सुख बहुत ही अच्छा है, माता का सहयोग और माता का प्यार बहुत ही अच्छे से मिला हुआ है और हमेशा मिलता रहेगा। वो ठीक उसी तरह आम जनता भी उनको माता की तरह ही प्यार देती है और उनकी आम जनता में लोकप्रियता बहुत ही अच्छी है। एक सच्चे नेता की तरह लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं और उन पर बहुत ही दृढ़ विश्वास करते हैं जनता। दूसरी महत्व की बात जो है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शनि, वो भी आम जनता का कारक है और वो 12वें भाव में कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और यह नक्षत्र राजकीय कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो यह भी स्पष्ट होता है कि वो जनता के साथ जुड़े हैं राजकीय कार्यों से और जनता के राजकीय कार्यों करने में ही वो लगे हुए हैं, जनता की भलाई के लिए वो कार्य में लगे हुए रहते हैं और लगे हुए रहे हैं। जनता के कार्य तुरंत कर देते हैं, ये स्पष्ट इसमें इंडिकेट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पंचम भाव और मंत्रणा भाव और उसके साथ ये भी हम चर्चा करेंगे कि जो पंचम भाव है मंत्री पद का भी भाव है। तो उनको मंत्री पद जो मिलना है आने वाले समय में, तो वो कौन सा उनको मंत्री मिलेगा, कौन से विभाग के वो मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पंचम भाव में एक तो सत्ताकारक सूर्य है, बुध और केतु है।
और उस पर गुरु की दृष्टि भी है, राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। लेकिन सबसे पहले जो सूर्य है वो अपने ही भाव को देखता है और वहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ तो थोड़ा सा शुभत्व है ही। और यहाँ से हम थोड़ा सा ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि उनको एक मंत्री पद बहुत पहले मिल चुका है। कुछ 8-10 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रह चुके हैं। ये बात अलग है कि वो सत्ता की ये मंत्री पद उनको अभी नहीं मिला है, लेकिन पार्टी में मंत्री पद उनको मिल चुका है। राजकीय मंत्रणा शक्ति इनके अंदर बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सभी ग्रहों का हमने चर्चा किया वो आपस में मेल है, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। तो राजकीय मंत्रणा शक्ति उनके अंदर बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही अच्छी है, सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। उनकी मंत्रणा शक्ति का पार्टी ने अभी तक उपयोग नहीं किया, ये एक दुख की बात है। जनता तक वो अपने बात पहुंचाने में बहुत ही अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, बहुत ही सक्षम है। मंत्री पद पंचम भाव मैंने कहा बुध और शनि का राशि परिवर्तन है, इसलिए शनि अपने भाव में ही कहलाएगा और सूर्य उसके साथ है, तो राज सत्ता योग तो बना हुआ ही है और राजकीय कार्य से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे उनको जो अभी तक सत्ता मंत्री पद जो नहीं मिला है, राजकीय मंत्री पद, उसमें शायद ये हो सकता है कि दसम भाव का स्वामी जो चंद्र है उसका न तो सूर्य से कनेक्शन आया हुआ है दृष्टि संबंध से या साथ में, ना ही गुरु से आया हुआ है, गुरु की भी दृष्टि उस पर पड़ रही है, गुरु के साथ कनेक्शन है। शायद इसलिए अभी तक कोई मंत्री पद प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय में होगा, ये हकीकत है। अब वो कौन सा मंत्री पद उनको मिल सकता है आने वाले समय में, तो ये हम देखते हैं। इसमें देखिए कि पंचम भाव में बुध है मंत्री पद, और मंत्री पद से मंत्री पद यानी पंचम से पंचम जो है वो बुध का ही घर है, नवम भाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो इनको मंत्री पद जो मिलने की संभावना है वो मेरे नज़र से दो है। एक तो है विदेश मंत्रालय और दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय। अब ये दो कैसे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले विदेश मंत्रालय उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और वो क्यों उनको मिलने की संभावना दिख रही है, तो जो मैंने कहा बुध जो है नवम भाव का स्वामी, वो 12वें भाव का भी स्वामी है, कन्या राशि का भी स्वामी, और नवम भाव और 12वां भाव दोनों से हम विदेश की बाबतें देखते हैं, विदेश। अब ये दोनों भाव का स्वामी सूर्य के साथ पंचम भाव में मंत्री पद में साथ में बैठा हुआ है, और वो सूर्य सत्ता कारक सूर्य है। और 12वें भाव में शनि है जो योग कारक भी है, और बुध के साथ उसने राशि परिवर्तन किया हुआ है। और बुध जो पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है उसके साथ गुरु की दृष्टि भी है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि नवम 12वां भाव सूर्य के साथ जुड़ जाने से और गुरु की दृष्टि आ जाने से उनको विदेश मंत्रालय मिलने की संभावना बहुत अधिक दिख रही है, और वो सफल विदेश मंत्री के तौर पर साबित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे उनको स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे मिल सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए देखिए तो छठा भाव जो है वो बीमारी का भाव है, रोग और बीमारी का भाव, उसका स्वामी गुरु है, वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। और जो 12वां भाव है रोग का इलाज, जो इलाज होता है अस्पताल में, यानी हम 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल भी देखते हैं, तो 12वां भाव जो है रोग का इलाज वो कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और
छठा और 12वां भाव का जो स्वामी बुध और गुरु एक दूसरे से आमने सामने दृष्टि संबंध से जुड़े हुए हैं और साथ में सूर्य भी है सत्ता कारक, और उसके साथ साथ योग कारक शनि की भी छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से इनको ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय भी बहुत ही अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य मंत्री का पद भी उनको भविष्य में मिलने की संभावना है। तो ये एक मुझे कहना था। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनके ही कुंडली का जो छठा भाव है, तो छठे भाव से हम उनके ही रोग और शत्रु की बात करते हैं, तो हम तो अभी शत्रु की ही बात करेंगे। तो छठा भाव का स्वामी गुरु अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है और उस पर सूर्य की दृष्टि है, और शनि की भी दृष्टि छठे भाव पर है। सूर्य सत्ता का कारक है, शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राजकीय सत्ता से जुड़ा हुआ है, तो उनके केवल राजकीय शत्रु हो सकते हैं, उसके अलावा कोई शत्रु नहीं हो सकता। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु जो छठे भाव का स्वामी है उसके साथ दूसरे भाव का स्वामी मंगल भी पड़ा हुआ है, और गुरु और मंगल दोनों सूर्य पर दृष्टि करते हैं। इसलिए जो राजकीय शत्रु भी जो है वो खास करके पारिवारिक शत्रु ही राजकीय शत्रु है, यानी क्योंकि सेकंड जो भाव है वो परिवार का भाव है, तो खुद के परिवार यानी गांधी परिवार है वो भी राजकीय शत्रु है, वो दूसरी पार्टी में है और ये दूसरी पार्टी में है। उसके अलावा जो अंदरूनी परिवार यानी जो भारतीय जनता पार्टी का ही जो परिवार है उसमें भी उनके राजकीय शत्रु हो सकते हैं, उसके अलावा उनके कोई शत्रु नहीं हो सकते। लेकिन 11वें भाव में राहु और मंगल होने से राजकीय शत्रु उनका कोई खास नुकसान नहीं कर सकते। सप्तम भाव में शुक्र है, सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है। भाव स्वामी जो है वो मंगल है, वो गुरु के साथ है और गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ती है। लेकिन राहु होने से थोड़ा सा काम बिगड़ रहा है, लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन मध्यम है, न बहुत ही अच्छा है न बहुत ही बुरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र लेकिन भरणी नक्षत्र में होने से एक चीज मैं कहूँगा कि उनको उनकी पत्नी को अपने आप में काफ़ी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने की पूर्ण संभावना दिख रही है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे नवम भाव पिता का भाव, जहाँ से हम ये देखते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में उनका कुछ जन्म हुआ और 3-4 महीने में ही बाद ही उनके पिता की डेथ हो गई। तो इनकी इतनी छोटी उम्र में पिता की अकस्मात से मृत्यु कैसे हो गई। अब ध्यान से देखिएगा तो नवम भाव पिता का भाव होता है, नवम भाव का स्वामी बुध है और पिता का कारक सूर्य होता है। सूर्य और बुध दोनों जो पिता से जुड़े हुए हैं वो दोनों एक साथ है कुंडली में, और उसके साथ है केतु, और उस पर सामने से मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की भी दृष्टि है किंतु गुरु की शुभ दृष्टि है, मंगल और राहु की अशुभ दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में केतु भी बैठा हुआ है, तो अशुभ प्रभाव है। यानी अशुभ प्रभाव ज्यादा है, शुभ प्रभाव कम है। और हम सब जानते हैं कि मंगल और केतु ये दोनों आग अकस्मात के कारक ग्रह माने गए हैं। और दूसरी महत्व की बात कि जो सूर्य और बुध जो पंचम भाव में बैठे हैं वहां से अष्टम में शनि बैठा हुआ है, जो अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव कहलाता है। तो पंचम भाव का मृत्यु भाव 12वां भाव है, वहां पे शनि बैठा हुआ है, तो उसका भी अशुभ प्रभाव आ रहा है। तो इसकी वजह से इनके पिता की अकस्मात में मृत्यु हो गई और पिता का साथ मिल नहीं पाया, ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है।
एक और बात है, बहुत ही अच्छा भाव है दसम भाव सत्कर्म का। दसम भाव का स्वामी चंद्र है और वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और अपने ही भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि न तो दसम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव है, अशुभ ग्रहों की कोई दृष्टि है, और न ही चंद्र पर जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है दसम का स्वामी, वहां पर भी कोई अशुभ दृष्टि, अशुभ प्रभाव नहीं है। शनि राहु केतु का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। नो डाउट इसके लिए थोड़ा बहुत सत्ता मिलने में कठिनाई आई है, किंतु यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो रहा है वो खुद भी सत्ता के लिए बहुत ही लालचू नहीं है। उन्होंने खुद ने ही सत्ता ग्रहण करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है जनता के काम करने पर। उनका ध्यान जनता का काम करने में ही लगा हुआ है, जनता का भला करने में ही लगा हुआ है, क्योंकि चंद्र फोर्थ भाव में बहुत ही शुभ फल दे रहा है, जनता में बहुत ही लोकप्रियता दे रहा है। और वो लोकप्रियता तभी दे रहा है जब वो जनता के कार्य करते हैं, जनता के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्योंकि वो चतुर्थ भाव जनता का भाव है, इसलिए ये जनता के कार्य करने में तुरंत रहते हैं, तुरंत दौड़ के करते हैं और जनता के वो जननायक है। उसके बाद हम आते हैं एकादश भाव। एकादश भाव में मंगल, गुरु और राहु, ये तीनों ही सिंह राशि में एक ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, उसके देवता पितरु है। यानी यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि पितरु यानी उनके पूर्वज के उन पर बहुत ही आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही उनको सभी लाभ प्राप्त हुए हैं। और उस पर सूर्य की भी दृष्टि है जो पितरु का कारक है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि पूर्वज जो है उनके वो राज सत्ता से जुड़े थे और उनका ही आशीर्वाद उनको बहुत ही अच्छा प्राप्त है और हमेशा प्राप्त रहेगा। किंतु उनको एक चीज़ करनी चाहिए, हमेशा अपने जो पूर्वज है, जो स्वर्गवासी है, जैसे इंदिरा जी है, राजीव जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके जो छवि है उनको हर रोज़ प्रणाम करने हैं, माता को प्रणाम करने हैं। तो सबको, जो भी बुजुर्ग बड़े हैं उनको सबको प्रणाम करना है और फिर उनको दिन शुरू करना है। उसके साथ साथ हो सके तो बरगद का पेड़ जो होता है वो भी पितृ कहलाता है और पितृ के आशीर्वाद के लिए बरगद के पेड़ को भी उनको प्रणाम और नमन करना चाहिए। ये सब करने से उनको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होगी और बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये मेरा विश्लेषण यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।